तो पहला क्वेश्चन था राष्ट्रीय प्रेस दिवस। अगर पूछा जाए फ्रेंड कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है तो 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। अगर पूछे कि भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना कब हुई थी तो 1965 एक्ट के तहत 16 नवंबर 1966 को भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी। इसी के वजह से 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। ये भारतीय प्रेस परिषद का कार्य क्या है फ्रेंड, तो देखिएगा यह प्रेस की स्वतंत्रता और समाचार पत्र का मानक तय करता है। अगर पूछे कि भारतीय प्रेस परिषद में कितने अध्यक्ष होते हैं तो भारतीय प्रेस परिषद में फ्रेंड एक अध्यक्ष होते हैं और उनके साथ 28 और सदस्य होते हैं। अगर पूछे कि अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है तो राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के स्पीकर और ये 28 सदस्य ये सारे मिलकर अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। अभी वर्तमान में फ्रेंड देखिएगा भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष पूछे तो रंजना प्रकाश देसाई हो जाएंगे। प्रेस का मुक्तिदाता अगर पूछे फ्रेंड तो चार्ल्स मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में पूछे ये किसके द्वारा लाया गया था तो लॉर्ड लिटन के द्वारा यह लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड। ये सारे पॉइंट आपके फ्रेंड एग्जाम से रिलेटेड हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। देखिएगा फ्रेंड, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये किस अनुच्छेद में है, 19(1) के ए अनुच्छेद में। 19(1) का ए या फिर को बोल सकते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस फ्रेंड कब मनाया जाता है तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस बार 2022 की थीम अगर पूछ ले तो ये आपका 8 बिलियन की दुनिया हो जाएगी। फ्रेंड देखिए ये 8 बिलियन हो गया है पूरे दुनिया का, मतलब पूरे विश्व का जनसंख्या। इसी के वजह से इसका इस बार थीम भी 8 बिलियन की दुनिया रख दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है और सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर इसको मनाते हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस अगर पूछे तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं। वीर बाल दिवस पूछा जाए तो फ्रेंड 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। 2022 से पहली बार इसको मनाया जाएगा इसी साल से। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पैसा। ये पैसा वाला पैसा नहीं है फ्रेंड, इसका देखिएगा फुल फॉर्म क्या होता है, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया। तो ये क्वेश्चन क्यों चर्चा में है तो इसको देखते हैं। यह पैसा जो है फ्रेंड पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, इसका हिंदी अनुवाद देखिएगा पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम है। और इस अधिनियम कब आया था तो अधिनियम 1996 में आया था। किनकी सिफारिश, कौन सी समिति की सिफारिश की वजह से आया था तो किनकी सिफारिश पर यह लागू हो गया तो दिलीप भूरिया समिति। इस समिति को याद रखिएगा फ्रेंड, समिति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। समिति कौन था तो दिलीप भूरिया समिति। इसका उद्देश्य क्या है, ये पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम जो आया है इसका उद्देश्य क्या है तो जहां भाग 9 लागू नहीं है वहां अनुसूचित क्षेत्र विस्तार और जनजातियों को मजबूत बनाना इसका उद्देश्य है। और अभी तक यह 10 राज्यों में लागू है। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ, जो मैंने शुरू में बोला था ये चर्चा में क्यों है। तो फ्रेंड देखिएगा नवंबर 2022 में इसे मध्य प्रदेश जिला में लागू किया गया है, द्रौपदी मुर्मू अपने राष्ट्रपति के द्वारा। और अगर पूछे कि यह मध्य प्रदेश में किस जिले में लागू हुआ है तो जिला है शहडोल। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, 73वां संविधान संशोधन कब आया था तो फ्रेंड देखिएगा 1992 एक्ट के द्वारा ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया था। ये पंचायती राज, ठीक है। तो पंचायती राज दिवस इसलिए मनाया जाता है फ्रेंड, और ये 24 अप्रैल को मनाते हैं क्योंकि इसी दिन 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। इसमें देखिए क्या क्या जोड़ा गया था तो इसमें जोड़ा गया भाग 9 और जो कि अनुच्छेद था 243 से 243 ओ तक, ठीक है। और अनुसूची कौन सा जोड़ा गया तो अनुसूची 11वां अनुसूची जोड़ा गया। अगर फ्रेंड्स पूछ ले कि अनुसूची 11 में कितने विषय हैं तो ये कितने विषय हैं तो 29 विषय जो है ये आपका अनुसूची 11 में हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किनके द्वारा लाई गई थी तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ये लाई गई थी 1997 में।
यह 1957 में आया था, 1957 में। नेक्स्ट पॉइंट है त्रिस्तरीय पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में इसकी शुरुआत हुई थी। अगर पूछे फ्रेंड कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किन्हें जाने जाते हैं, तो लॉर्ड रिपन को जाने जाते हैं। अगर पूछे फ्रेंड कि अनुसूची 12 में कितने विषय हैं, तो 18 विषय हैं, और ये अनुसूची 12 जो है नगर निगम से संबंधित है। फ्रेंड, अगर आपको मेरे द्वारा लाए गए ये सारे क्वेश्चन और इतने अच्छे से बनाए गए हैं कंटेंट तो आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले। और ये सारे प्रश्न तो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले ही हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 तो ये क्यों है चर्चा में? तो देखिएगा फ्रेंड, ये डिजिटल शक्ति 4.0 जो है 15 नवंबर 2022 को लागू किया गया है, यानी कि शुरुआत किया गया है इसका। ये शुरुआत किसके द्वारा किया गया? अगर पूछे फ्रेंड ये शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा इसका शुरुआत किया गया है। इसका उद्देश्य देखिएगा फ्रेंड, ये इसका उद्देश्य है महिलाओं को डिजिटली रूप से मजबूत बनाना और साइबर सुरक्षा इसका उद्देश्य है डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 का। पहली बार अगर फ्रेंड पूछे कि यह कब आया था, तो पहली बार 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। और ये जो इस बार 15 नवंबर 2022 को लागू किया गया है डिजिटल शक्ति अभियान, इसमें सहयोग किसने किया है? तो ये साइबर पीस संस्था और मेटा यानी कि फेसबुक, इन दोनों ने मिलकर सहयोग किया है। तो ये पक्का आपका क्वेश्चन बनने वाला है, सहयोग से पूछा जाएगा कि किसने सहयोग किया था। तो साइबर पीस संस्था और मेटा यानी कि फेसबुक ने सहयोग किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष अगर पूछे फ्रेंड तो जयंती पटनायक होंगी, और वर्तमान अध्यक्ष अभी पूछे जाए तो रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष होंगे। और ये किस अधिनियम के तहत आया था फ्रेंड? राष्ट्रीय महिला आयोग तो 1990 के अधिनियम के तहत आया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा फ्रेंड, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कवर किए गए हैं जो कि क्लास में हुए थे। ये सारा रिवीजन क्लास है फ्रेंड, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट फ्रेंड किसके द्वारा आया था? तो महिला सुरक्षा से ये संबंधित है, पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट जो कि केरल राज्य में शुरू हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, सी इज चेंज मेकर। ये क्वेश्चन फ्रेंड बार बार पूछे गए हैं ग्रुप डी में। सी इज ए चेंज मेकर, तो ये आगे भी आ सकते हैं। सी इज ए चेंज मेकर अभियान किसने लागू किया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने ही इसको शुरू किया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अगर पूछे फ्रेंड तो ये पानीपत हरियाणा में शुरू हुआ था। और कब शुरू हुआ था पूछे तो 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, उज्ज्वला 1.0। वह जो उज्ज्वला योजना जो था फ्रेंड, ये एलपीजी गैस, महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर देने वाला ये योजना था, जो सबसे पहले 1 मई 2016 को यूपी के बलिया ज़िले से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सबसे पहला तो यूपी के बलिया ज़िले से स्टार्ट हुआ था। और कब स्टार्ट हुआ था? तो 1 मई 2016 को। और फिर 2021 में उज्ज्वला 2.0 स्टार्ट हुआ, जो कि महोबा से हुआ स्टार्ट, और 10 अगस्त 2021 को स्टार्ट हुआ था उज्ज्वला 2.0। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम अगर पूछे फ्रेंड तो 1 जुलाई 2015 को यह शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आर्टेमिस 1। आर्टेमिस 1 अभी बहुत ही चर्चा में फ्रेंड, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो आर्टेमिस 1 जो है फ्रेंड, ये 16 नवंबर 2022 को शुरू किया गया, यानी कि लॉन्च किया गया है। अगर पूछे कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर पूछे किसके द्वारा यह लॉन्च किया गया तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर पूछे ये कहाँ लॉन्च किया गया तो कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया गया है। अगर पूछे कि यह कैसा मिशन है तो ये लूनर मिशन यानी कि चंद्रमा वाला मिशन है, यानी कि चंद्रमा पर पुनः मनुष्यों को भेजने से यह संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि कौन सा यान इसको लेके जाएगा तो ओरियन अंतरिक्ष यान, ठीक है, ओरियन अंतरिक्ष यान के द्वारा इसको किया जाएगा। यान पूछे तो ओरियन अंतरिक्ष यान होने वाला है। और कौन सा तकनीक का उपयोग किया जाएगा तो क्रायोजेनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा फ्रेंड, सबसे पहले चंद्रमा पर जो इंसान गया था वो कब गया था तो 19 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के द्वारा गया था।
और नासा के द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया था अपोलो 11 को। और सबसे पहले चंद्रमा पर कौन गए थे, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा फ्रेंड, परसीवरेंस रोवर से है। तो परसीवरेंस रोवर जो है यह नासा के द्वारा 2020 में ही इसको स्टार्ट किया गया था। तो परसीवरेंस रोवर जो है नासा के द्वारा मंगल के ग्रह सतह पर भेजा गया था। अगर पूछे फ्रेंड कि नासा जो है किसकी सहायता से इसको किया था, तो ULA, ठीक है, ULA के द्वारा इसको किया गया था। ULA का फुल फॉर्म देखिए आ रहा होगा, आप देख लीजिए। तो नासा ULA के साथ इसको किया था, परसीवरेंस रोवर वाला, मंगल ग्रह सतह पर भेजने वाला। नेक्स्ट पॉइंट है राशिद रोवर जो है नवंबर 2022 में ये स्टार्ट यानी कि लॉन्च होने वाला है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च होगा, तो UAE का यह मिशन है। राशिद रोवर UAE का होने वाला है और यह लूनर मिशन है, यानी कि चंद्रमा वाला यह मिशन है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा फ्रेंड, PSLV C52 जो है यह इसरो के द्वारा 2022 में पहला प्रक्षेपण किया गया था। पहला लॉन्चिंग जो 2022 में हुआ इसरो के द्वारा, यही PSLV C52 किया गया था। यह देखिए इसके द्वारा जो किया गया था PSLV C52 के द्वारा EOS-04 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को छोड़ा गया था। तो इसी में है ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा फ्रेंड, विश्व का सबसे भारी रॉकेट अगर आपसे पूछे तो वो फाल्कन 9 है, जो कि स्पेस एक्स का रॉकेट है। GSAT-24 जो है ये टाटा कंपनी के द्वारा संचार उपग्रह को लीज पर लिया गया है। अगर पूछे कि इसको किस रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया, तो GSAT-24 को एरियन 5 रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया। और अगर पूछे फ्रेंड कि GSAT-24 को कहाँ से लॉन्च किया गया, तो ये आपका लॉन्च पूछे तो लॉन्च हो जाएगा फ्रेंच गुयाना कैरो से इसको लॉन्च किया गया था GSAT-24 को। और GSAT-24 क्या है, तो ये संचार उपग्रह है जो कि टाटा लीज पर लिया है। PSLV 53 देखिएगा फ्रेंड, PSLV 52 तो देख लिए, PSLV 53 देखिएगा। PSLV 53 जो है सिंगापुर के 3 उपग्रहों को ले गया है। और निसार अब देखिएगा फ्रेंड, निसार नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, निसार जो है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, यानी कि नासा और इसरो का यह संयुक्त मिशन है। नेक्स्ट प्रश्न है जलवायु परिवर्तन सूचकांक। देखिएगा फ्रेंड, इसका इंग्लिश क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट संस्थान और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। मुख्य रूप से तो जर्मन वॉच ही रहता है फ्रेंड, बाकी ये दोनों सहयोग करते हैं। इसका उद्देश्य है फ्रेंड कि 2030 तक इसको देखना है कि कौन कौन सा देश जो है ग्रीन हाउस गैस में उत्सर्जन में कमी कर रहा है। तो 59 देशों को इसने लिस्ट किया है जो कि 92% तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करते हैं। इसमें देखिएगा फ्रेंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर तो कोई देश आता ही नहीं है। 4 नंबर पर डेनमार्क है और 5 नंबर पर स्वीडन है। और इसको जो 2023 में जारी किया गया उसमें भारत का स्थान अगर पूछे तो 8वां स्थान भारत का होने वाला है, और चीन का स्थान 51 है, और USA का स्थान 52 है। साथ ही फ्रेंड देखें और भी सूचकांक, तो मानव विकास सूचकांक की बात करें तो UNDP के द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत का स्थान जो है 132वां है, और 1 नंबर पर स्विट्जरलैंड है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 132वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 150वां है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान खुशहाली रिपोर्ट में 136वां है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 2022 वाले में भारत का स्थान 135वां है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है, किसके द्वारा, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है, तो 135वां है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में अगर पूछे तो फ्रेंड भारत का स्थान 107वां है, ये काफ़ी गिर गया है। और नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं फ्रेंड, ये अभी हाल ही में नवंबर में हुआ है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कितनी भाषाओं के लिए मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया तैयार किया गया, तो कितनी भाषाओं के लिए, 576 भाषाओं के लिए मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया तैयार किया गया है। और इसको तैयार किसने किया है, तो गृह मंत्रालय के द्वारा इसको तैयार किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022, यह किसको मिलेगा फ्रेंड, तो
कार्लोस सौरा हैं स्पेन के फिल्म डायरेक्टर हैं। कार्लोस सौरा स्पेन के फिल्म डायरेक्टर हैं। इन्हें ही सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 मिलेगा। और कहाँ मिलेगा तो 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होने वाला है गोवा में, वहीं इनको मिलेगा। सत्यजीत रे के बारे में देखिए फ्रेंड की बहुत ही फेमस एक मूवी है पाथेर पंचाली। तो पाथेर पंचाली इनकी मूवी है तो सत्यजीत रे की। सत्यजीत रे को भारत रत्न 1992 में मिला था। कार्लोस सौरा देखिए फ्रेंड ये फिल्म निर्देशक है। और कार्लोस अल्कराज हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। कार्लोस अल्कराज एक फेमस टेनिस प्लेयर है जो ये भी स्पेन का ही है। नेक्स्ट पॉइंट है दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 52वां वाला किसे मिला तो आशा पारेख को यह मिला है। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला तो अजय देवगन को तानाजी के लिए और सूर्या को सोराई पोट्रू के लिए यह पुरस्कार मिला है। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। नेक्स्ट पॉइंट है 54वां ऑस्कर अवार्ड 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है तो कोडा। ग्रैमी अवार्ड का संबंध किनसे है तो यह संगीत से है। लता मंगेशकर को भारत रत्न 2001 में दिया गया था। कब दिया गया था 2001 में। मरणोपरांत अगर पूछे कि कर्नाटक रत्न अवार्ड किन्हें दिया गया तो पुनीत राजकुमार को दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है ग्लोबल शील्ड योजना। फ्रेंड ये चर्चा में है तो इसको देखते हैं। ग्लोबल शील्ड योजना जो है इसका उद्देश्य क्या है तो प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप, तूफान, सूखा और वित्तीय सहायता देना है। जब ये सब प्राकृतिक आपदा आए तो वित्तीय सहायता देना है और साथ ही साथ सुरक्षा देना है। ग्लोबल शील्ड योजना इसीलिए शुरू की गई है। किसने लॉन्च किया ये योजना तो G7 संगठन ने यह लॉन्च किया है। कहाँ लॉन्च किया गया तो ये COP27 में लॉन्च किया गया। COP27 देखिएगा फ्रेंड मिस्र में हो रहा है तो ये COP27 में ही इसको लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत फ्रेंड सबसे पहले जो पैसा मांगने आए तो पाकिस्तान, फिलीपींस, बांग्लादेश, फिजी, घाना ये लोग पैसा मांगने आए थे। तो इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा फ्रेंड आसियान को देखते हैं। आसियान जो है इसका मुख्यालय पूछे तो जकार्ता में है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। पहले इसमें 10 देश थे और अभी वर्तमान में 11वां यानी कि 11वां देश कौन होने वाला है तो तिमोर लेस्ते होने वाला है। नाटो को देखते हैं फ्रेंड नाटो के बारे में तो नाटो का मुख्यालय पूछे तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1949 में हुई थी और वर्तमान में 30 देश हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन फ्रेंड फिजी का यहाँ नाम आ गया तो विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जो होने वाला है यह फिजी में ही होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र मतलब UN के अंदर भारत के अस्थायी प्रतिनिधि अगर पूछे तो रुचिरा कंबोज हो जाएंगे। रुचिरा कंबोज UN के अंदर भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इन आवर लाइफ टाइम अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया तो भारत ने इसको लॉन्च किया है। कहाँ लॉन्च किया गया है तो COP27 में इसको लॉन्च किया गया है। भारत ने जो इसको लॉन्च किया तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। और इसकी सहायता किसने की है UNDP ने सहायता की है इसको लॉन्च करने में। G20 2022 की अध्यक्षता किसने की तो बाली इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने इसकी अध्यक्षता की है। तो इंडोनेशिया में G20 2022 वाला हुआ है। 2023 पूछे तो फ्रेंड वो भारत में होना तय है। विश्व का काला प्रदेश अगर पूछे तो फ्रेंड रूर क्षेत्र यानी कि ये कोयला वाला क्षेत्र है जो कि जर्मनी में है। विश्व का काला प्रदेश इसी को कहा जाता है। भारत का काला प्रदेश पूछे तो फ्रेंड दामोदर नदी घाटी को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर नवंबर 2022 में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने तो देखिएगा फ्रेंड नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं कौन है अरविंद बिरमानी। अरविंद बिरमानी को पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। यह जो है पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार मतलब थे। नीति आयोग के बारे में देखते हैं फ्रेंड इसका फुल फॉर्म क्या है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना देखें तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई नीति आयोग की। और योजना आयोग का अगर स्थापना पूछे तो 15 मार्च 1950 को हुई थी जवाहरलाल नेहरू के समय। वर्तमान में अगर पूछे फ्रेंड कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है तो नीति आयोग के हमेशा अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। उपाध्यक्ष पूछे तो सुमन बेरी अभी वर्तमान में बनाए गए हैं उपाध्यक्ष नीति आयोग के। CEO पूछे तो परमेश्वर अय्यर हो जाएंगे। और पूर्णकालिक सदस्य पहले इसमें 3 होते थे फ्रेंड अब चौथा जुट गए हैं। तो पहले 3 जो थे उसको देखते हैं BK सारस्वत, रमेश चंद्र, BK पॉल और वर्तमान में अभी जुटे हैं अरविंद बिरमानी। नीति आयोग का सिद्धांत क्या है तो सहकारी संघवाद इस सिद्धांत पर कार्य करता है।
यानी कि नीति निर्माण जो करेगा वो केंद्र के साथ साथ राज्य की भी भूमिका इसमें होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड, मुख्य आर्थिक सलाहकार अभी कौन है, तो अनंत नागेश्वरन। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, अजय कुमार सूद। नेक्स्ट पॉइंट है अंतरराज्य होगा, ठीक है, अंतरराज्य। अंतरराज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। अंतरराज्य परिषद जो होता है फ्रेंड, यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल जो है, इस किस आर्टिकल के तहत आता है, तो अनुच्छेद 263 के तहत यह आता है अंतरराज्य परिषद। विदेश सचिव अभी वर्तमान में कौन है, तो विनय मोहन क्वात्रा। अमृत रिपोर्ट किसने तैयार किया था, तो नीति आयोग ने इसको तैयार किया था। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको जरूर देख लीजिए अच्छे से। फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इस्पात स्टील उत्पादन में भारत का स्थान अभी कितना पे आ गया है, तो भारत दूसरे नंबर पे स्टील उत्पादन में आ गया है और पहले स्थान पे चाइना है। अगर पूछे कि फ्रेंड स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो सिविल स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया सिविल सर्विसेज को कहा जाता है। और ये किसने कहा था, तो सरदार पटेल ने यह बोला था। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना देखें तो फ्रेंड ये झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट है, जो कि सोवियत संघ रूस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी इसके सहयोग से। और ये कब किया गया था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में देखिएगा फ्रेंड 1956 से 61 के बीच जो हुआ था, यह पीसी महालनोबिस की मॉडल पर आधारित था। इसमें देखिएगा फ्रेंड बहुत सारे ये दोनों, ठीक है, ये दोनों दूसरी पंचवर्षीय योजना में आए थे। और टिस्को अगर पूछे फ्रेंड, टिस्को की स्थापना कब हुई थी, तो 1907 में साकची जमशेदपुर में हुई थी। और ये जो भिलाई और राउरकेला है स्टील संयंत्र, इसका स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। भिलाई जो है फ्रेंड ये छत्तीसगढ़ में है और ये रूस की सहायता से इसकी स्थापना हुआ था। और राउरकेला जो है उड़ीसा में है, इसका किसका सहायता से हुआ था, तो ये जर्मनी की सहायता से इसका स्थापना हुआ था। और दुर्गापुर अगर पूछे तो ये पश्चिम बंगाल में है और ब्रिटेन की सहायता से इसका स्थापना हुआ था। ये तीनों फ्रेंड दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय जो है अब नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित किया जाएगा, तो इसलिए यह चर्चा में है। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय को कहाँ ले जाना है, तो नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित किया जाएगा। उत्तराखंड के सीएम देखिएगा फ्रेंड पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। और राज्यपाल अगर पूछे तो यहाँ के गुरमीत सिंह हो जाएंगे। राजधानी अगर पूछे उत्तराखंड की तो देहरादून है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी अगर पूछ ले तो गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी हो जाएगी। उत्तराखंड की स्थापना देखिएगा फ्रेंड नवंबर 2000 में हुआ था और यूपी से अलग होकर यह राज्य बना था। कुमायूं हिमालय देखिएगा फ्रेंड ये उत्तराखंड में है। और अगर पूछ ले कि यह किस नदी के बीच आता है, तो सतलज और काली नदी के बीच यह आता है कुमायूं हिमालय। उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर अगर पूछ ले तो रितु खंडेरी हो जाएंगी। सबसे ऊंचा हर्बल पार्क भी देखिएगा फ्रेंड ये उत्तराखंड में ही है। ये रितु खंडेरी वाला प्रश्न आपका एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि ये महिलाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर रितु खंडेरी हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, उच्च न्यायालय रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जो है फ्रेंड ये मौलिक और कानूनी अधिकार दोनों पर रिट जारी कर सकता है। और उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो है यह रिट जारी करेगा मौलिक अधिकार पर अनुच्छेद 32 के तहत। तो इसलिए रिट जारी करने में बड़ा कौन होता है, तो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जो है रिट जारी करने में बड़ा होता है। देश का नवीनतम हाई कोर्ट पूछें तो फ्रेंड अमरावती में स्थापित किया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट पॉइंट है, पहला पेपरलेस हाई कोर्ट देखिएगा फ्रेंड यह केरल में है। मतलब केरल हाई कोर्ट जो है पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बना है। हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय की जज की जो सेवानिवृत्ति आयु होती है वो कितनी होती है, तो 62 वर्ष होता है। और सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति आयु यानी कि रिटायर होने की आयु 65 वर्ष होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा फ्रेंड, हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो बनी थी वो लीला सेठ बनी थी, जो कि हिमाचल प्रदेश की थी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश पूछें तो फ्रेंड फातिमा बीबी हो जाएंगी। अगर सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पूछें तो फ्रेंड अभी तक सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कोई नहीं बन पाई है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 4 महिला न्यायाधीश हैं।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। अब देखते हैं फ्रेंड, जो भी क्वेश्चन कराए गए थे वो सारे मैंने आपको करंट अफेयर में और जीके में करा दिए हैं। साथ ही साथ अब इम्पोर्टेंट बुक को कराया गया था, तो अब इम्पोर्टेंट बुक को देख लेते हैं फ्रेंड। रेहला जो है ये इब्न बतूता की पुस्तक है, राज तरंगनी कल्हन की पुस्तक है और इसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास है। अगर फ्रेंड आपको अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट बुक है कादम्बरी, जो कि बाणभट्ट द्वारा रचित है। हर्षवर्धन के काल में बाणभट्ट रहते थे। हर्षचरित भी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। कल्पसूत्र अगर पूछे फ्रेंड तो ये किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से यह संबंधित है और भद्रबाहु द्वारा लिखी गई थी। बुद्धचरित जो है अश्वघोष के द्वारा लिखी गई थी। अश्वघोष जो है फ्रेंड ये चौथे बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष थे। अष्टाध्याय अगर पूछे तो पाणिनि द्वारा रचित थी। सीयू की हेनसोंग के द्वारा। किताबुल हिंद के बारे में पूछे तो अलबुर्नी के द्वारा लिखी गई थी। मुद्रा राक्षस किनकी बुक थी, तो विशाख दत्त की बुक थी। अगर पूछ ले फ्रेंड कि जासूसी ग्रंथ किसे बोला जाता है, तो ये मुद्रा राक्षस को ही जासूसी ग्रंथ बोला जाता है। मृक्षकटिकम शूद्रक द्वारा रचित। गीत गोविंद जयदेव द्वारा रचित। अकबरनामा और आईने अकबरी ये अबुल फजल द्वारा रचित पुस्तक है। बृहद संहिता देखें फ्रेंड तो ये ब्राह्महिर के द्वारा रचित है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट। अमुक्त माल्याद कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो थे विजयनगर के महान सम्राट हुए और इन्हीं के शासन काल में अष्टदिग्गज, इन्हीं के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। महाभाष्य देखिएगा फ्रेंड पतंजलि की पुस्तक है। कामसूत्र वात्स्यायन की पुस्तक है। मालविकाग्निमित्रम और ऋतुसंहार अभिज्ञान शकुंतलम ये सब कालिदास की पुस्तकें हैं। रत्नावली देखिएगा फ्रेंड हर्षवर्धन की पुस्तक है। पृथ्वीराज रासो चंदर बरदाई की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइव डिवाइन अरविंद घोष की बुक है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की बुक है। विश्व इतिहास की झलक जवाहरलाल नेहरू की बुक है। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल का बुक है। हिंद स्वराज्य ये महात्मा गांधी का बुक है। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, इनकी यह बुक है इंडिया विंस फ्रीडम। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की बुक है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का पुस्तक है। सत्य के साथ मेरे ट्रूथ यानी कि एक्सपेरिमेंट विथ माय ट्रूथ तो यह महात्मा गांधी का बुक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी का पुस्तक है। गोल्डन थ्रेशोल्ड देखिएगा फ्रेंड्स सरोजनी नायडू का यह बुक है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट B.R. अम्बेडकर का पुस्तक है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर का पुस्तक है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र का बुक है। इसी में फ्रेंड देखिएगा नील विद्रोह का जिक्र किया गया है नील दर्पण में। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी का बुक है। खजाइन उल फुतू जो है ये अमीर खुसरो का बुक है और ये अमीर खुसरो जो थे फ्रेंड अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। तबकाते नासरी जो है फ्रेंड मिन्हास उल सिराज का बुक है। अक्सर फ्रेंड पूछा जाता है कि किस बुक में बिहार का चर्चा है, तो ये तबकाते नासरी बुक ही है, इसी में बिहार का भी चर्चा किया गया है। वेल्थ ऑफ नेशन विलियम स्मिथ का बुक है। नूह सीपीहर यह अमीर खुसरो का बुक है। फ्रेंड इसी के साथ जितने भी 17 नवंबर को क्लास में कराए गए थे क्वेश्चन वो सारा मैंने करा दिया आपको। ये रिवीजन क्लास आपको कैसी लगी तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक फ्रेंड हमको मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी बनाएं। और साथ ही साथ बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट डेली आ रहा है तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।